हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गोदावरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यूपीआई से टोल पेमेंट करना सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 6 रुपए 50 पैसे तक घटे। नवंबर में 6 बड़े बदलाव हुए। इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल है। इसके अलावा एआई से जुड़ा हुआ भी बदलाव हुआ है। वहीं 4 नवंबर से चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन भारतीय यूजर्स को फ्री में मिलेगा। जेमिनी प्रो का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। पहला बड़ा बदलाव बैंक खाते को लेकर हुआ है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। यह नियम जो है वो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है आधार कार्ड अपडेट को लेकर। भारत सरकार की UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है और ये 1 साल तक मुफ्त रहेगा। तीसरा बड़ा बदलाव AI को लेकर है। ओपन AI भारत में चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री करने जा रहा है। ये ऑफर 4 नवंबर 2025 से भारतीय यूजर्स के लिए एक्टिव रहेगा। आपको बता दें कि चैट जीपीटी ओपन AI का एक मिड लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी का कहना है कि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है। चौथा बड़ा बदलाव फास्टैग को लेकर हुआ है। जिन गाड़ियों के फास्टैग अभी तक जरूरी नो योर व्हीकल KYB वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंकों से रिमाइंडर भेजकर ग्रेस पीरियड दे रही है ताकि सर्विस तुरंत बंद ना हो। वहीं अब यूजर्स को KYB के लिए सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी और साइड फोटो की जरूरत नहीं है। इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान होगी। वहीं बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन लेने वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय को इस साल के लाइफ सर्टिफिकेट सबसे नजदीकी बैंक ब्रांच में नवंबर के आखिर तक जमा करनी होगी। जो एम्प्लॉय नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं उन्हें ये काम नवंबर के आखिर तक पूरा करना ही होगा। इसके अलावा छठा बदलाव हुआ है गैस सिलेंडर को लेकर। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। कोलकाता में इसकी कीमत 6 रुपए 50 पैसे घटकर 1694 रुपए हो गई है। पहले ये 1700 रुपए में मिल रहा था। बता दें कि वहीं चेन्नई में ये अब 4 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1750 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अमित शाह बोले, ये बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है। हम बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। अपने भाषण में शाह ने जंगल राज की याद दिलाई। इसके साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने का वादा भी किया। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने सभा की और बढ़ते हुए क्राइम को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम चरम पर है। बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, देश का पहला राज्य बना। सीएम पिनराई विजयन ने विधानसभा में की घोषणा। विपक्ष का बॉयकॉट, कहा यह फ्रॉड है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में राज्य के अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। पिनराई विजयन की सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना EPAP शुरू की थी। इसके तहत 64,006 परिवारों की पहचान की गई थी। सरकार का दावा है कि 4 सालों के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। केरल सीएम पिनराई विजयन ने 25 अक्टूबर को एक्स पर कहा था कि राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को केरल पीरवी या स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में इसकी घोषणा करेंगे।
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को केरल पिरवी या स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में वो इसकी घोषणा करेंगे। सीएम ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ राज्य सरकार ने अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे परिवारों को हर रोज खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, घर, जरूरी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन कार्ड और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। दिल्ली में आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन, BS3 के कमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोकी, पॉल्यूशन रोकने के लिए फैसला। दिल्ली एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने बड़ा फैसला लिया है। CAQM ने दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS3 मानक वाले पुराने डीजल ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। CAQM ने नोटिस जारी कर कहा है कि सभी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल LGVs, मीडियम गुड व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल जो कि BS6 के तहत नहीं आते, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि दूसरे राज्यों के BS4 मानक वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री की परमिशन होगी। वहीं दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स व्हीकल के साथ साथ CNG, LNG या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी। हरियाणा दिवस पर 5,22,000 महिलाओं को 2100 रुपए मिले। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी, पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू, स्टूडेंट्स को पिन्नी खीर मिलेगी। खबर है कि हरियाणा दिवस के मौके पर नायब सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए डाले गए। सीएम ने दावा किया कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 में 47 वादे पूरे हो गए हैं और 158 पर काम चल रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6,97,697 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 6,51,529 विवाहित महिलाएं और 46,168 कुंवारी हैं। अभी 1,75,179 पेंडिंग है। योजना के तहत परिवार पहचान पत्र फैमिली ID की बजाय आधार कार्ड की इनकम का डेटा इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पात्रों की संख्या तय अनुमान से कम हो रही है। और पहले सरकार ने दावा किया था कि फैमिली ID के हिसाब से 19,62,000 महिलाएं इस योजना के लाभ की पात्र हैं। कनाडाई PM कार्नी ने ट्रंप से माफी मांगी, टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। ट्रंप ने गुस्से में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। इसकी वजह एक विज्ञापन था जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के पुराने भाषण का इस्तेमाल करके टैरिफ के खिलाफ मैसेज दिया गया था। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से माफी मांगी, वो नाराज हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वाशिंगटन तैयार होगा तब व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। ये विज्ञापन कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने चलाया था। ट्रंप इसे देखते ही गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कनाडाई सामानों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की और अमेरिका कनाडा के बीच व्यापारिक बातचीत भी रोक दी थी। भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने ग्लोबल बैंकों से की धोखाधड़ी। ब्लैक रॉक और अन्य बैंकों ने 4,440 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाया। बता दें कि अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट यूनिट HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और BNP परिबास जैसे ग्लोबल लेंडर्स के साथ $500 मिलियन यानी करीब 4,440 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। भारतीय मूल के टेलीकॉम बिजनेसमैन बंकिम ब्रह्म भट्ट पर इन सभी ग्लोबल बैंकों से ये धोखाधड़ी करने का आरोप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बंकिम ब्रह्म भट्ट पर फर्जी टेलीकॉम एसेट से इनवॉइस और ईमेल कॉन्टैक्ट बना करके इन बैंकों से लोन हड़पने का आरोप है। जुलाई 2024 में उनका ये फ्रॉड पकड़ा गया, जिसके बाद उनकी कंपनियां और खुद ब्रह्म भट्ट दिवालिया हो गए। जेई मेंस सेशन 1 के आवेदन शुरू, NTA ने जारी किया नोटिफिकेशन। लास्ट डेट 27 नवंबर, एग्जाम 21 जनवरी से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जेई मेंस 2026 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेशन 1 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 31 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स NTA की ऑफिशियल वेबसाइट jeimen.nta.ac.in पर जाकर अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। बता दें कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक जेई मेंस 2026 पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच और दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। NTA नोटिफिकेशन के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए शहरों में एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा के मुताबिक घर के पास ही परीक्षा केंद्र मिले।
उद्धव ठाकरे बोले, पहले नाम और सिंबल चुराए, अब वोट चोरी। राज ठाकरे ने कहा, मेरे पास फर्जी वोटर्स की लिस्ट। MVA की मुंबई में रैली। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गए हैं, अब वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैंने देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती में देता हूं कि मुझे बेनकाब करें और दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। वहीं मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और पालघर के 4,500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में मुंबई में विपक्ष महाविकास अघाड़ी, MVA और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर BMC कार्यालय तक रैली निकाली। 4 साल बाद फिर सरकार जम्मू से चलेगी। 6 लाख कर्मचारी श्रीनगर से शिफ्ट होंगे। 3 नवंबर को काम शुरू करेंगे। 6 महीने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद होने के बाद एक बार फिर से लौटी है। सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से जम्मू रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कार्यालय 3 नवंबर से जम्मू के लिए काम शुरू करेंगे और 6 महीने वहीं रहेंगे। सीएम सचिवालय और सिविल सचिवालय के सभी अन्य विभागों समेत कुल 39 कार्यालय पूरी तरह से जम्मू भेजे जाएंगे। 47 विभाग कैंप के रूप में भेजे जाएंगे। जो कि विभाग कैंप के तौर पर जाएंगे, वे अपने कुल कर्मचारियों के 33% या 10 अधिकारियों जो भी कम हो उनके साथ काम करेंगे। गर्मी शुरू होते ही ये दफ्तर फिर से कश्मीर लौट आएंगे। कर्नल सोफिया बोली, ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत। कहा, जंग अब बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स बैंडविड्थ से भी लड़ी जाएगी। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। ये ऑपरेशन भारत की मल्टी डोमेन प्रोसीजन वॉरफेयर का प्रमाण बन गया है। पाकिस्तान ने इस दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी छेड़ी थी, इसलिए युवाओं को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। कर्नल कुरैशी मानेकशॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग यंग लीडर्स फोरम में स्पीकर के तौर पर पहुंची थी, जहां उन्होंने भारत की युद्ध रणनीति में युवाओं की भूमिका पर अपनी बात रखी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप भारत की युवा शक्ति हैं, आप फायर पावर से कम नहीं हैं बल्कि फायर वॉल्स में भी प्रशिक्षित हैं। अब युद्ध केवल बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से भी लड़ी जा रही है। आर्मी चीफ बोले, हमने कभी नमाज के वक्त हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर धर्म युद्ध ये जारी रहेगा। सतना में अपने स्कूल पहुंचे जनरल द्विवेदी। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सतना में हैं और वे 53 साल बाद अपने बचपन के स्कूल सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था, यह आगे भी जारी रहेगा। हमने किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं नमाज या किसी भी धार्मिक प्रार्थना के समय हमला किया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 1971-72 में 4th क्लास में इस स्कूल में पढ़े हैं। इतने सालों बाद अपने स्कूल लौटकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। सिद्धांत और तकनीक के संयोजन से मिशन सफल हुआ। पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि हम धर्म युद्ध के अनुयायी हैं और आगे भी यही नीति अपनाएंगे। पीएम मोदी बोले, लाल झंडे की जगह शान से लहरा रहा तिरंगा। राज्योत्सव में कहा, कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। मोदी ने पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा, जम्मू भाई बहनी लइका सियान मन ल हाथ जोड़ के जय जोहर। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। लाल झंडे की जगह शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने दशकों तक आपके साथ अन्याय किया है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई, गरीब की सिंचाई सुविधा पर बहुत फोकस किया है। आज छत्तीसगढ़ को भी लोकतंत्र का नया मंदिर, नई विधानसभा मिल रही है। यहाँ आने से पहले मुझे एक जनजातीय संग्रहालय को देने का अवसर मिला। भाजपा सांसद बोले, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। शाह को लेटर लिखा। कहा, शहर का इतिहास पांडवों से जुड़ा।
स्टेशन एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाए। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर रखने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है। भाजपा सांसद ने शाह को पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ जंक्शन और दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का सुझाव दिया है। खंडेलवाल ने लेटर में लिखा कि भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहरों में दिल्ली का स्थान खास है और ये सिर्फ एक महानगर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म, नीति और लोक कल्याण की परंपरा का केंद्र रही है। सीएम सिद्धरामैया बोले, मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रही, कन्नड़ की उपेक्षा हो रही, हिंदी अंग्रेजी से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र की मोदी सरकार पर कन्नड़ की उपेक्षा करने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के लोगों से कन्नड़ विरोधियों का विरोध शुरू करने का भी कहा है और सिद्धरामैया कर्नाटक के स्थापना दिवस पर हुए 70वें राज्योत्सव में कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी थोपने की लगातार कोशिश हो रही है। हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए अनुदान दिया जाता है जबकि देश की बाकी भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि अंग्रेजी और हिंदी हमारे बच्चों की प्रतिभा को कमजोर कर रही है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कानून होना चाहिए। केंद्र को मातृभाषा में ही शिक्षा अनिवार्य करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ 10 की जाने गई। एकादशी पर ज्यादा भीड़ से रेलिंग टूटी, महिला और बच्चे चिल्लाते रहे, लोग रौंदते गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की जान चली गई। इसमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में आने जाने का रास्ता एक ही है। भारी भीड़ के दौरान रास्ता जाम हो गया और लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर के प्रशासक हरि मुकुंद पांडा पर गैर इरादा हत्या आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 6 गुना ज्यादा किराया वसूल रहे, लाखों यात्री अटके। जयपुर में भी ऑनलाइन बुकिंग बंद, एसोसिएशन में ही विरोध। बता दें कि मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत से एक दिन पहले राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसलमेर बस हादसे के बाद से हो रही परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दावा है कि 1 नवंबर से जयपुर समेत प्रदेश भर में बंद हुई बसों के कारण 3 लाख लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग बसों के इंतजार में जगह जगह पर फंस गए हैं। वहीं 7000 बसों का संचालन बंद हुआ था, लेकिन जयपुर से बसें चल रही थी। शनिवार से जयपुर से भी बसें बंद हो गई हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी शनिवार से नहीं हो रही हैं। हालांकि हड़ताल के ऐलान के बीच कुछ बसें चल रही हैं जिनके ऑपरेटर्स पैसेंजर से नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। एसआई भर्ती पर सरकार को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम। हाईकोर्ट ने कहा, जातीय सियासत दबाव में फैसला नहीं कर पाई सरकार, विश्वसनीयता खोने का संकट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार के परीक्षा सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। ये जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है। इस वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले और सिलेक्ट हो चुके युवा असमंजस में हैं। जस्टिस अशोक जैन ने इस याचिका पर सुनवाई की थी और हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मामले में तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी मिलीभगत पर टिप्पणी की। आज का सुविचार, लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन घटिया किरदार कभी छुपा नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।